नमस्कार बच्चों, एक बार फिर आपके सामने लेकर आई हूँ बहुप्रतीक्षित और लोकप्रिय अवधारणा अर्थशास्त्र की मांग। चलिए समझते हैं कि मांग क्या होती है। किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की वह मात्रा है जिसे दिए गए समय अवधि में उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर खरीदने की इच्छा और क्षमता रखता है, और इसीलिए किसी एक व्यक्ति के पास मांग होने के लिए यह आवश्यक है कि उपभोक्ता के पास उसको खरीदने की इच्छा भी हो और क्षमता भी। साथ ही यह समय की प्रति इकाई से भी संबंधित होता है, जैसे प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति वर्ष आदि। इस प्रकार कीमत, आय, रुचियों का फलन होता है मांग, जिसे हम इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं। जब आय संबंधित वस्तुओं और रुचियों की कीमत दी हुई हो तो मांग फलन हो जाता है D बराबर फलन P। बच्चों, मांग एक ऐसी अवधारणा है जिसका संबंध हमारी इच्छा से होता है। इच्छा जब आवश्यकता में बदल जाती है तो वही आवश्यकता पूरा करने के लिए हम मांग करते हैं। इसलिए मांग अर्थशास्त्र की एक प्रमुख अवधारणा है बच्चों। अगर मैं इसे किसी अर्थशास्त्री के शब्दों में व्यक्त करूं तो यह किसी दी हुई कीमत पर वस्तु की मांग वह मात्रा है जो उस कीमत पर एक निश्चित समय में खरीदी जाती है। और इसीलिए बच्चों, मांग में निहित तत्व अगर आप ढूंढेंगे कि किन किन चीज़ों से मिलकर मांग बनती है तो वो तत्व हैं वस्तु की इच्छा, वस्तु क्रय करने के लिए पर्याप्त साधन, साधन को खर्च करने की तत्परता, एक निश्चित कीमत और निश्चित समय अवधि। अगर आप मांग फलन या मांग के निर्धारक तत्वों को देखें बच्चों, तो आपको समीकरण देखना होगा dx बराबर फलन px pr y एवं t। dx किसी वस्तु x की मांग है, px x वस्तु की कीमत है, pr संबंधित वस्तुओं की कीमत है, y उपभोक्ता की मौद्रिक आय है और t उपभोक्ता की रुचि है। इन सभी चीज़ों से किसी भी वस्तु की मांग प्रभावित होती है बच्चों। जिन जिन चीज़ों से मांग प्रभावित होती है, आप उन सभी चीज़ों को मांग फलन में व्यक्त कर सकते हैं। अब आइए देख लेते हैं कि मांग के निर्धारक घटक कौन कौन से होते हैं। तो मांग बनती है बच्चों वस्तु की उपयोगिता से। उपयोगिता का अर्थ होता है आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता। तो उसी वस्तु की मांग की जाएगी जिससे मानवीय आवश्यकता की पूर्ति हो रही हो। मांग को निर्धारित करता है व्यक्ति का आय स्तर, इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति की आय अगर ज़्यादा है तो अमूमन उसके द्वारा ज़्यादा वस्तुओं की मांग की जाती है। धन का वितरण भी मांग को प्रभावित करता है। अगर धन का वितरण असमान है बच्चों, तो धनी वर्ग विलासिता की वस्तुओं की मांग करेगा, जबकि गरीब वर्ग आवश्यक वस्तुओं की मांग करेगा। वस्तु की कीमत तो सीधे सीधे ही मांग को प्रभावित करती है। कम कीमत पर वस्तु की अधिक मांग की जाती है और अधिक कीमत पर वस्तु की कम मांग की जाती है। इसके अलावा बच्चों, संबंधित वस्तुएं जिन्हें हम स्थानापन्न और पूरक के नाम से जानते हैं, तो स्थानापन्न वस्तुएं ऐसी वस्तुएं हैं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है, जैसे चीनी और गुड़। और पूरक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग एक साथ किया जाता है, जैसे कार और पेट्रोल। और इनमें से अगर एक भी वस्तु की कीमत में किसी तरह का कोई परिवर्तन हो तो दूसरी वस्तु की मांग में स्वतः ही परिवर्तन हो जाता है। इसके अलावा बच्चों, रुचि और फैशन भी वो तत्व हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं। व्यक्ति की जिस भी
चीज़ में रुचि होगी या जो भी फैशन में होगा उसकी मांग ज़्यादा होती है। आइए समझते हैं मांग तालिका या मांग अनुसूची को। बच्चों, मांग तालिका का अर्थ होता है किसी निश्चित समय पर वस्तु की विभिन्न कीमतों एवं उन कीमतों पर मांगी जाने वाली वस्तु की मात्राओं के पारस्परिक संबंधों की व्याख्या। और इसीलिए बच्चों, ये मांग तालिका दो तरह की होती है, एक व्यक्तिगत मांग तालिका और दूसरी बाजार मांग तालिका। व्यक्तिगत मांग तालिका किसी व्यक्ति के लिए मांग का अर्थ है वस्तु की वह मात्राएं जिनकी वह अन्य बातें समान रहने पर विभिन्न कीमतों पर मांग करता है। किसी वस्तु के लिए व्यक्ति की मांग को मांग अनुसूची, मांग वक्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ मैंने आपको एक तालिका दी है जहाँ वस्तु की कीमतों को मैंने उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ दिखाया है, क्रमशः 1, 2, 3, 4 और 5, और वस्तु की मात्रा 10, 8, 5, 3 और 2 है। उपरोक्त सारणी में चीनी की विभिन्न कीमतों पर उपभोक्ताओं द्वारा चीनी की मांगी गई मात्रा को दर्शाया गया है। इस मांग अनुसूची के आधार पर हम व्यक्तिगत उपभोक्ता की मांग वक्र को भी खींच सकते हैं। और आप जानते हैं कि जब भी तालिका का रेखीय निरूपण होता है तो उसे ही हम कहते हैं चित्र। यहाँ इस चित्र में मैंने उस तालिका के आधार पर आपको मांग वक्र खींचकर बता दिया है, जिसे देखते के साथ यह स्पष्ट हो रहा है कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत घटती जा रही है वैसे वैसे वस्तु की मांग बढ़ती जा रही है। अब आइए देखते हैं बाजार मांग अनुसूची और उसके वक्र को। किसी बाजार में किसी वस्तु का एक उपभोक्ता ना होकर बहुत सारे उपभोक्ता होते हैं। इस कारण बाजार में किसी एक वस्तु के लिए बहुत सारी व्यक्तिगत मांग अनुसूचियां होती हैं, और इस प्रकार बाजार मांग जो अनुसूची होती है वो अलग अलग व्यक्तियों की मांग तालिका या अनुसूचियों का जोड़ होता है। उदाहरण के लिए यहाँ हमने 3 उपभोक्ताओं को माना है, A, B और C, और इन विभिन्न उपभोक्ताओं के द्वारा विभिन्न कीमतों पर जो मांग की गई है उसे जोड़कर हमने बाजार मांग तालिका को बनाया है। उपरोक्त तालिका के आधार पर हम ये जान सकते हैं कि अलग अलग व्यक्तियों द्वारा अलग अलग कीमतों पर जो मांग की गई उससे बाजार में कुल मांग कितनी हुई, और इसे ही हम अलग अलग चित्रों में भी दर्शा सकते हैं, जिसे मैंने यहाँ पर दर्शाया है। उपरोक्त चित्र में A, B, C 3 उपभोक्ता हैं। वे OP कीमत पर वस्तु की OPA, OQB तथा OQC मात्राएं खरीदते हैं, जिन्हें क्रमशः चित्र A, B, C में दिखाया गया है। इस प्रकार बाजार में OQM मात्रा खरीदी जाएगी, जो मात्रा OQA, OQB, OQC मात्राओं को जोड़ने से बनी है। और व्यक्तिगत मांग वक्र DA, DB और DC के योग से बाजार मांग वक्र DM हमें प्राप्त हुआ है। बच्चों, इसी के साथ हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि मांग का नियम हमें क्या बताता है। मांग का नियम किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा और उसके कीमतों को व्यक्त करता है। इस नियम की सबसे पहले व्याख्या मार्शल ने की थी। उन्होंने कहा था, मांग की मात्रा कीमत गिरने से बढ़ती है और कीमत बढ़ने से घटती है। इस प्रकार मांग का नियम कीमत और मांग में विपरीत संबंध को व्यक्त करता है। इससे स्पष्ट है कि मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है, न कि परिमाणात्मक, क्योंकि यह केवल दिशा को बताता है, अर्थात यह मांग में परिवर्तन के परिणाम को नहीं बताता। या हम यूं कहें कि मांग का नियम यह बताता है कि मांग कीमत की अपेक्षा विपरीत दिशा में परिवर्तित होती है,
परंतु यह आवश्यक नहीं है कि मांग में होने वाला परिवर्तन आनुपातिक हो। अब आइए देख लेते हैं उन परिस्थितियों को जिनमें यह मांग का नियम लागू होता है। उपभोक्ता की आय स्थिर होनी चाहिए। उपभोक्ता की रुचि, उसकी आदत और फैशन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तभी उपभोक्ता स्थिर रहकर अधिक कीमत पर कम मांग और कम कीमत पर अधिक मांग करेगा। अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमतों में भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उस वस्तु की स्थानापन्न, पूर्ण स्थानापन्न वस्तु नहीं होनी चाहिए। भविष्य में वस्तु की कीमत में परिवर्तन की आशा भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो लोग भविष्य के आधार पर निर्णय लेने लग जाएंगे। बच्चों, आइए इस मांग के नियम को एक तालिका के द्वारा सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इस तालिका में वस्तु की प्रति इकाई कीमत 10, 8, 6, 4 और 2 दर्शाई है और उपभोक्ता द्वारा मांगी गई उसकी मात्रा 1, 3, 4 और 6 दर्शाई है। बच्चों, आपको ये स्पष्ट हो रहा होगा कि जब कीमत सर्वाधिक 10 थी तब उसकी मांग मात्र 1 इकाई की थी, लेकिन जब कीमत घटते घटते 2 हो गई तब उसकी मांग बढ़कर 8 इकाइयों की हो गई। और इसी को मैंने यहाँ चित्र में भी व्यक्त किया है। और इस चित्र में मुझे जो बिंदु प्राप्त हुए हैं वो हैं A1, A2, A3, A4 और A5। और इन सभी बिंदुओं को मिलाने से बच्चों DD मांग वक्र बना है। इस प्रकार आप मांग के नियम को तालिका और चित्र के द्वारा भी सिद्ध कर सकते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है बच्चों, और उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत का वह सिद्धांत है जिसके बिना हम उपभोक्ता के व्यवहार की गणना ही नहीं कर सकते। मांग के नियम को जानने के बाद आइए जानने का प्रयास करते हैं कि मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक क्यों होता है। क्यों कम कीमत पर अधिक वस्तुएं खरीदी जाती हैं। बच्चों, मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, अर्थात वह वक्र बाएं से दाएं नीचे गिरता है, जिसका अर्थ है कि कीमत कम होने पर अधिक वस्तुएं खरीदी जाती हैं और कीमत अधिक होने पर कम वस्तुएं खरीदी जाती हैं। मांग वक्र की यह ऋणात्मक प्रवृत्ति के कई कारण होते हैं, जैसे घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। मांग का नियम घटती सीमांत उपयोगिता नियम पर आधारित होता है। इस नियम के अनुसार उपभोक्ता द्वारा वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करने पर वस्तु की सीमांत इकाइयों की उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है। इसीलिए एक क्रेता कम कीमत पर अधिक वस्तुएं खरीदता है और अधिक कीमत होने पर उनकी मात्रा कम कर देता है। बच्चों, इसे इस रूप से भी आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे किसी उपभोक्ता के पास वस्तु की इकाइयाँ बढ़ती जाएंगी, उससे मिलने वाली उपयोगिता हो जाएगी कम और इसीलिए वह कीमत भी देना चाहेगा कम। दूसरा होता है क्रय शक्ति में वृद्धि या आय प्रभाव। वस्तु की कीमत में कमी होने पर उपभोक्ता की वास्तविक आय अर्थात क्रय शक्ति में वृद्धि होती है, जिसके कारण उपभोक्ता को अपनी पूर्व उपभोग स्तर को बनाए रखने के लिए पहले की तुलना में कम व्यय करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में, वस्तु की कीमत में कमी होने के कारण उपभोक्ता पहले किए जाने वाले कुल व्यय में भी अब वस्तु की अधिक मात्रा खरीद सकता है। इस प्रकार वस्तु की कीमत में कमी होने पर वस्तु का अधिक क्रय संभव हो पाता है। यही मांग का नियम है। इसके विपरीत वस्तु की कीमत वृद्धि के कारण उपभोक्ता की वास्तविक आय में कमी हो जाती है, उसकी क्रय शक्ति कम हो जाती है, जिसके कारण वस्तु का उपभोग घट जाता है।
अगला प्रभाव है बच्चों प्रतिस्थापन का प्रभाव, जो कि पूरक वस्तुओं और स्थानापन्न वस्तुओं से संबंधित है। वस्तु की कीमत और मांग के विपरीत संबंध अथवा ऋणात्मक संबंध का कारण प्रतिस्थापन प्रभाव होता है। जब एक ही आवश्यकता की पूर्ति दो या अधिक वस्तुओं से संभव होती है, तब अन्य वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहने की दशा में एक वस्तु की कीमत का परिवर्तन मूल वस्तु के उपभोग में इसलिए परिवर्तन कर देता है क्योंकि उपभोक्ता मूल वस्तु एवं स्थानापन्न वस्तु के प्रयोग अनुपात में परिवर्तन कर देता है। जैसे चीनी की कीमत बढ़ने पर गुड़ का उपयोग अधिक होने लगना, तो हो गया ना दोनों के प्रयोग अनुपात में परिवर्तन। इसे ही कहते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव। क्रेताओं की संख्या में परिवर्तन भी एक अन्य कारण है जो मांग वक्र को ऋणात्मक ढाल वाला बना देता है। वस्तु की कीमत का परिवर्तन उपभोक्ताओं की संख्या को भी प्रभावित करता है। जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उस वस्तु का कुछ ऐसे उपभोक्ता भी उपभोग करने लगते हैं जो पहले उसकी ऊंची कीमत के कारण उसका उपभोग नहीं कर पा रहे थे। ऐसी दशा में भी वस्तु की मांग बढ़ जाती है। इसके विपरीत जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है तो अनेक उपभोक्ता अपनी सीमित आय के कारण उस वस्तु का उपभोग बंद कर देते हैं, जिसके कारण वस्तु की मांग घट जाती है। और यही तो है बच्चों मांग का नियम। तो आपने देखा ये चारों प्रभाव किस प्रकार मांग वक्र को ऋणात्मक बना देते हैं। बच्चों, इसी के साथ मांग से संबंधित कुछ अवधारणाओं को मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया। इसी सीरीज़ में मैं मांग के प्रकार एवं मांग की कीमत लोच और मांग में परिवर्तन जैसे वीडियो भी लेकर आऊँगी। तब तक आप चैनल पे बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।